ہے कि हर नादान और हर जो नाक बतंदेज जो होता है, हर हर जिल्लत का व्यापारी जो होता है, वो ये काम जरूर करता है। ये जो मरूसी इन्होंने आमरीत कायम की हुई है, ये जो मरूसी मार्शल्ला है, 28वीं तरमीम से पहिया जो है वो उल्टे रुख पे चलना शुरू हो जाए। वो उन्होंने आज तक जो भी अख्तियार उनके पास आया है उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किए बगैर उस अख्तियार को एक्सरसाइज। आइन को तुमने जो है अपने डस्टबिन में डाल दिया फाड़ के। इन्होंने मतलब वो कानूनी शैतान बिठाए हुए हैं जो कि मुख्तलिफ चीजों को घुमाते रहते हैं और वो इधर से इधर कर देते हैं, इधर से इधर कर देते हैं, रोज एक नया ड्रामा लगा देते हैं और टाइम को आखिरी हद तक ले जाते हैं। मतलब जैसे कोई फिल्म ना बन रही हो सस्पेंस थ्रिल वाली, यार मुल्क है, ये ड्रामे लगा लें, जादू करा दें सारे। मुझे पता है तुम्हारे वालिद साहब क्या कराते थे, उन्होंने खर्च करनी है इस मुल्क के, और उन्होंने इस मुल्क को ट्रैक पे नहीं आने देना। एनएफसी अवार्ड के आपको पता है जितने पैसे बोरी भर के चीफ मिनिस्टर को पहुंचते हैं वहीं से सारे के सारे गायब कर देते हैं। मुझे एक सुबह बता दे, मैं ये चैलेंज करके कह रहा हूं कि पिछले 12 सालों में एनएफसी अमाउंट से मिलने वाली कितनी रकम जो है उन्होंने किस किस डिस्ट्रिक्ट को दी, क्योंकि बहुत जल्दी इसके ऊपर वो बिल्डअप होगा जो डिजायर्ड है। वेलकम जी, सियासत डॉट बीके से मैं हूं कार पका। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अली दुरानी। दुरानी साहब, ऑलवेज प्लेजर टू होस्ट यू सर। सर आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। सर, आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई, शुरू उसी से करते हैं। और रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ और करप्शन का, माली करप्शन का, 5,300 अरब की करप्शन। ये सारे हालात क्या हैं? हमने तो सुना था पाकिस्तान बढ़ रहा है, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है। आईएमएफ से कर्जा ले रहे हैं और आईएमएफ ही हमारी रिपोर्ट शाया कर रहा है कि हम करप्शन भी कर रहे हैं, और 5,300 अरब की करप्शन। देखें, ये कर्जा जो इन्हें मिल रहा है ये सिफारिश पे मिल रहा है। ठीक है। ठीक है ना जी। और सिफारिश पे मिल रहा है इसी वजह से मिल रहा है, वरना तो इनको कोई देता नहीं। वजह ये है कि ये अवाम पे तो खर्च करते नहीं है, अवाम इनकी तरजीह नहीं है। इसके बाद ये कर्जा भी लेते हैं और लेते इसलिए हैं कि उसको खा जाएं। तो अब ये कर्जा खोर जो मतलब हमारे पे एक कर्जा खोरी की मरूसी आमरीत मुसल्लत है, इसकी रिपोर्टें तो आती रहेंगी लेकिन उन्हें क्या गम है, वो तो 47 पे बैठे हुए हैं। ठीक है ना जी। वो समझते हैं कि जी हमारी टांगें बंधी हुई हैं आपस में भी और मफादात में भी, इसलिए वो तो ऐसे 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 लूटते हैं जैसे मतलब अन्नी पई होती है। तो इस वक्त तो हर, आप कभी मुआशरे में, आप तो जाते ही होंगे, हमारे से ज्यादा ही जाते होंगे, मतलब मुआशरे में जाके देखें तो हकीकत में इसके पंजाबी के और पश्तो के डिफरेंट मुहावरे हैं, वही इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उर्दू तो मासूम लैंग्वेज है, वो तो संभालने से भी मुश्किल है। इतनी इतनी लुट पई हुई है कि मतलब यह है कि अब बस बस ठीक है, चल रहा है, किसी को परवाह ही नहीं किसी चीज की, क्योंकि झूठ बोलने में तो कुछ खर्च नहीं होता। अभी मेरे से एक साहब पूछ रहे थे कि जी ये जो कल का इलेक्शन है इसमें क्यों, मैंने कहा जिस बंदे ने फैसला कर लिया हो कि उसने रुसवाई खरीदनी है, तो रुसवाई तो वो जिल्लत और रुसवाई वो कमोडिटी है जो फ्री में मिलती है, जितनी मर्जी खरीद टनों के हिसाब से। तो हमारा तो सारा कारोबार हुकूमत की सतह पे वो जिल्लत और रुसवाई का है, वो हम टनों के हिसाब से खरीद ही जाते हैं और हमारे पास उसके रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं और अवाम का जो इंटरेस्ट हैं वो कम होते जा रहे हैं, अवाम की गुर्बत बढ़ती जा रही है, उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है, उनकी जिल्लत बढ़ती जा रही है। जो कोई इंसाफ मिल सकता था वो भी नहीं अब मिलता, कुछ भी नहीं है अब तो। बस उनके लिए यही है कि जी कोई गलती करे और उन्हें गोली से मार दो बस। इसके ऊपर आर्गुमेंट ये देते हैं, जो आप जिलत की बात कर रहे हैं, हुकूमती लोग और उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो ये कहते हैं जी इन्होंने तो अपनी सियासत बेच कर रियासत बचाई है, ये सियासत तबाह कर दी है, क्योंकि रियासत के लिए सख्त फैसले जरूरी थे। और आप ये बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अवाम में सपोर्ट इसलिए नहीं क्योंकि सख्त फैसले थे, तो हालात ठीक हो जाएंगे। ये सब कुछ जो हो रहा है ये अवाम के लिए हो रहा है। देखिए, अवाम के लिए जो कुछ हुआ है बस वो एक एक करके बताते जाए तो हमें भी पता चलता जाएगा। अवाम के लिए ये हुआ है कि चीनी आपने एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की और आप खुद बनाते हैं और आज वो जो है 200 से ऊपर बिक रही है।
عوام کے لیے یہ ہوا کہ تیل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو رہی ہیں، اور آپ نے تمام ماضی کے جو فارمولاز تھے ان کو چینج کر کے اس کو آپ نے، میں فگرز میں جاتا نہیں ہوں کتنے 100 روپیہ جو ہے ایک موٹر سائیکل والا جو آدھا لیٹر بیچارہ تیل ڈلواتا ہے اس پہ کتنے پیسے وہ سرکار کو دیتا ہے، یہ عوام کو دے رہے ہیں۔ عوام کا یہ حال ہے کہ مطلب کاشتکاروں کو آپ کیا دے رہے ہیں سوائے انہی سے پیسے لے کے رکھ کے ان کو 2 4 ٹریکٹر دے دیتے ہیں اور باقی ساروں کو پکڑ، مطلب عوام کہاں ہے؟ عوام مجھے کہیں نظر نہیں آتے، عوام کا کوئی فائدہ کہیں نظر نہیں آتا، عوام صرف اور صرف اس وقت بولی جا رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی اتنی زور سے ہمارا بیان چلتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، چلو سیاست پیکے پہ نہیں چلے گا، باقی جگہ تو چل ہی جائے گا نا، تو وہ خوش ہیں اس کے اوپر، اسی پہ راضی ہیں۔ سر اگر حکومت کچھ کر نہیں رہی اور عوام مخالف پالیسیز ہیں تو پھر یہ دوبارہ کیسے آئیں گے عوام میں؟ ووٹ کیسے ملیں گے عوام میں؟ نکلیں گے کیسے؟ کمپین کیسے کریں گے؟ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ یہ تو آپ کو پتا ہے، میرا تو شروع سے موقف ہی یہی تھا، پہلے میں کہتا تھا کہ یار یہ نہیں چل سکتی یہ والی جو دکان ہے، تو آخر میں عدلیہ اس کے اوپر کام کرے گی، میں نے اس پہ کہا، میں نے پہلے مفاہمت کی بات کی، پھر عدلیہ کی بات، جس جس کی بات ہم کرتے گئے اس کو یہ ڈاؤن کرتے گئے، ٹھیک ہے نا جی، آخر میں رہ گئے تھے عوام کے، جی عوام اپنا انتقام لیں گے، وہ کریں گے۔ اب عوام کو بھی یہ کوشش کریں کہ وہ زندہ ہی نہ ہو، کہ گھر سے نکل کے پولنگ سٹیشن تک جا سکیں، یہ مطلب یہ تو عوام کو غربت کی اس سطح پہ لے جانا چاہتے ہیں جس میں ان کے لیے جینا بھی دوبھر ہو جائے۔ لیکن یہ ہر، ویسے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر نادان اور ہر جو ناعاقبت اندیش جو ہوتا ہے، ہر ذلت کا بیوپاری جو ہوتا ہے، وہ یہ کام ضرور کرتا ہے۔ تو یہ اپنے لیے ذلت کے بیوپاری ہیں، لیکن نقصان اس میں ہمارے ملک کا ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے اداروں کا ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے ان کا ہو رہا ہے، اور یہ جو سارا نظام ہے، یہ آگے کیا رنگ لے گا وہ پھر اس پہ ہم بات کریں گے کہ اب کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، دوسری جانب سر انٹرنیشنلی جو کچھ ہمارے لیے معاملات ہو رہے ہیں، آئی ایم ایف والا معاملہ چھوڑ دیں تو جی ایس پی پلس سٹیٹس، اس کا یہ کہا گیا ہے کہ اگر انسانی حقوق کی پامالیاں بند نہ کی گئی تو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہمارا خطرے میں پڑ جائے گا۔ اب فہیم اختر ملک ہیں، وہ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ کوئی یورپ کے کسی ملک کا کوئی امبیسڈر ہے، اس نے اپنے ملک میں یہ رپورٹ بھیجی ہے کہ یہاں سے اطلاعات ملی ہیں کہ 2026 مئی یا جون 2026 تک عمران خان کی رہائی کا بھی کوئی چانس نہیں ہے۔ اگر رہائی بھی نہیں ہو رہی، لوگ پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے، انسانی حقوق کی پامالیاں بھی نہیں رکیں گی، تو کہاں سٹینڈ کریں گے ہم؟ دیکھیں، عوام پروٹیسٹ نہیں کریں گے، اس کی رہائی نہیں ہوگی، یہی حکمران رہیں گے، جی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں نقصان ہوگا عوام کا، ان حکمرانوں کا تو ہونا نہیں ہے، کیونکہ ان کا بزنس ہے قرضے لینے کا، یہ قرضے لے رہے ہیں اور ان قرضوں کو ملک سے باہر بھیج رہے ہیں، یہ قرضے لے رہے ہیں اور ملک سے باہر بھیج رہے ہیں، ملک کے اندر کوئی چیز یہ پروڈیوس نہیں کرتے، ملک کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ کو یہ چھوڑتے نہیں، ہاں چینی بناتے ہیں، چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں، پھر امپورٹ کرتے ہیں، پھر اس کو مہنگا بیچتے ہیں، یہی کام زراعت کے ساتھ کرتے ہیں، جو چیز لوکلی پبلک نے پروڈیوس کرنی ہوتی ہے اس پہ بھی ان کی جیبوں میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں۔ اب یہ جو مروسی انہوں نے آمریت قائم کی ہوئی ہے، یہ جو مروسی مارشاء اللہ ہے، یہ مارشاء اللہ جو ہے، یہ اب کس حد تک چلے گا؟ میں آپ کو ایک اور فارمولا بتاؤں، دیکھیں، آج آپ نے مروسیت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی ہائبرڈ حکومت بنائی، مجھے یہ چلتی نظر نہیں آ رہی، مجھے یہ چیز بڑا کلیئرلی ویزیبل ہے کہ یہ جو الائنس ہے ہائبرڈ کا، یہ اب مجبوری ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی کہ اس کو پبلک کے ساتھ اس الائنس کو ری بلڈ کیا جائے۔ جب یہ الائنس پبلک کے ساتھ بلڈ ہوگا تو میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو تو اس وقت اس معاملے میں بہت ہی، ہم لوگ تھے جو انہیں منع کرتے تھے کہ آپ یہ بات نہ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، حکمرانوں سے نہیں کروں گا، لیکن اب 27ویں اور 26ویں ترمیم کے بعد تو کون پاگل ہوگا جو انہیں کہے گا کہ ان سے بات کرو؟ یہ تو ہے ہی نہیں، دے ڈونٹ ایگزسٹ، پارلیمنٹ ڈونٹ ایگزسٹ، مطلب جوڈیشری ڈونٹ ایگزسٹ، کانسٹیٹیوشن ڈونٹ ایگزسٹ، تو ایسی صورتحال میں تو ہم کہیں گے یار جو ملتا ہے اس سے بات کر لو، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اس سے بات کر لو تاکہ عوام کا کوئی بھلا ہو سکے۔ اب ان کی جو پورا اس وقت زور ہے وہ یہ ہے کہ یہ طاقت کو اپنے بچوں کے اقتدار کے دوام کے لیے استعمال کر سکے۔ عوام کی اب کوشش ہوگی طاقت جو ہے وہ عوام کے ساتھ آ کے کھڑی ہو اور ان سے انتقام لینے میں ان کے ساتھ تعاون کرے۔ میرا خیال ہے کہ اب اگلا روٹ یہی ہوگا۔
ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट की आपने कहा मजबूरी है, तो इस्टेब्लिशमेंट, कुछ लोग, ये समझदार लोग ये कह रहे हैं कि 27वीं के बाद 28वीं तो फरवरी में आ रही है, 28वीं तरमीम, इस्तशना शिशना हो गया, अदालती मामलात भी हो गए, 28वीं 29वीं 30वीं कोई एक दो और तरामीमें आएंगी, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट इनसे पल्ला छुड़ा लेगी। आपको नजर आ रहा है मुस्तकबिल में कि ये पल्ला छुड़ाएंगे? क्योंकि प्रोटोकॉल तो जितना इस्टेब्लिशमेंट को ये गवर्नमेंट दे रही है, इतना तो तारीख में कभी नहीं मिला होगा। देखिए, प्रोटोकॉल तो उन्हें मिल रहा है, ठीक है ना जी। लेकिन ये है कि प्रोटोकॉल को वो क्या करें। प्रोटोकॉल से पेट तो नहीं भरता, मुल्क तो नहीं चलता, मुल्क में तनख्वाहें भी नहीं। इनके हाथों अगर रह जाओ तो ये तो पर एक घंटे में मिलियंस ऑफ डॉलर के कर्जे लेते हैं, तो मतलब इनका तो कोई हिसाब ही नहीं है ना, कोई हद ही नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि ये जो अब 28वीं तरमीम से पहिया जो है वो उल्टे रुख पे चलना शुरू हो जाए। अब आप देखेंगे कि अब बलदियाती की बात होनी चाहिए, अब जो है अब एनएफसी अवार्ड की बात होनी चाहिए, अब एनएफसी के पैसों को पब्लिक तक भेजने की बात करनी पड़ेगी। और ये मरसू मरसू कहते रहेंगे, लेकिन ना इन्होंने मरना है और ना इन्होंने भागना है, ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। और ये जो है ये अवाम की वो ताकत जिसको अभी तक इन्होंने ये साबित करके कि ये जनाब आपके दुश्मन की ताकत है, इसलिए इनको एनिमी टेरिटरी डिक्लेयर कर, मतलब 25 करोड़ अवाम को एनिमी डिक्लेयर कर दो, और फिर जो है खुद चोरी करो और डाके डालो और बस उसी के ऊपर जो है पुलिस स्टेट बना के चलाओ। मतलब तो इस लिहाज हिटलर तो तुम नहीं बन सकते ना यार। मतलब ये है कि इस सूरत हाल में मुझे ये लग रहा है कि अब जो है अगला जो अलायंस होना चाहिए या होने जा रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट और पब्लिक के दरमियान होगा। और जब ये अलायंस होगा, जब ये इत्तेहाद बनेगा कि भाई देखो भाई मरूसी मार्शल ही अगर लगाना है तो फिर क्यों नहीं अवामी मार्शल लगाया जाए। मतलब ये है कि अवाम के साथ मिलके आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसके अंदर अवाम को तो कुछ मिले, इनके पेट भर के। इनके पेट तो जो है वो मतलब वो उमरू यार की जंबील की तरह है कि जिसके अंदर कुछ भी डाल देंगे आप तो वो नहीं भरेंगे। ये तो, और दूसरी बात यह है कि इनके पेटों का डायरेक्ट लिंक जो है वो इनकी फॉरेन बिजनेसेस और फॉरेन प्रॉपर्टीज के साथ है। ये तो एनएफसी अवार्ड के आपको पता है जितने पैसे बोरी भर के चीफ मिनिस्टर को पहुंचते हैं वहीं से सारे के सारे गायब कर देते हैं। मुझे एक सुबह बता दे, मैं ये चैलेंज करके कह रहा हूं कि पिछले 12 सालों में एनएफसी अमाउंट से मिलने वाली कितनी रकम जो है उन्होंने किस किस डिस्ट्रिक्ट को दी। दे हैव नथिंग टू से। आप उल्टे लटक जाए, आप भी साफी जाके से पूछे, ये आपको नहीं बता सकते, लगाते ही नहीं है। ये तो समझते हैं कि जी बोरी में हमारे पास माल आ गया है, अब इस माल को लांचों में जो है हम जहां चाहे बेच सकते हैं। इसका कोई हिसाब होगा मतलब होगा सर? कोई रिकॉर्ड, कोई रसीदें, कुछ पेपर वर्क? रिकॉर्ड रिकॉर्ड रसीदें तो ये देखें जी, एनएफसी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पीएफसी अवार्ड होना चाहिए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। मैंने तो आपको पता है मैंने 18वीं तरमीम को वोट नहीं दिया, अकेला बंदा हूं पूरे पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री उसके अंदर के जिसने 18वीं तरमीम के हक में वोट नहीं दिया सर। आज भी उस पर खड़ा हूं, क्यों नहीं दिया था, इसीलिए नहीं दिया सर कि ये जब ये तरमीम कर रहे थे तो उस वक्त ये कहते थे कि जी ये ब्लैंकेट। हम आप पूछे रजा भाई से हमारे कि आपको मैंने क्या कहा था वहां खड़े होकर और आपने क्या जवाब दिया था। भाई अवाम के पैसे हैं, ये चीफ मिनिस्टर के कैसे बन गए। अवाम को सूबों को मिल रहे हैं पॉपुलेशन की बेस पे, आप एरिया की बेस पे, पॉवर्टी की बेस पे, और आगे तकसीम हो रहे हैं आपकी गुड विश पे, विल पे, आपकी मतलब मरसू मरसू टेक्नोलॉजी के ऊपर। मतलब ये है कि ये क्या बात हुई। ये कोई तरीका नहीं है हुक्मरानी का, ये कोई तरीका नहीं है अवाम के पैसे को लूटने का। और ये आईएमएफ को तो ये हलवा समझ के खा जाते हैं, उससे 10 गुना पैसे तो ये अवाम के खाते हैं। और नतीजे में ये है कि जी ये कहते हैं कि जी हमें कुछ ना कहो, हम तो जमहूरियत है। तुम कितने से जमहूरियत हो गए, तुम तो जमहूरियत के माथे पे कलंकटी का हो। तुम लोग तो आमरीत की मिसालें हो, बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों की हुक्मरानी जो है ये कब तक चलेगी इस मुल्क के अंदर। ये नहीं चल सकती। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी इसके ऊपर वो बिल्डअप होगा जो डिजायर्ड है। ठीक है। और ये नोटिफिकेशन का क्या मामला है सर? एक तो 28वीं तरमीम का थोड़ा सा बता दें। कहा गया कि 6 साल मुद्दत असेंबली की कर दी जाएगी, और
इसके बाद जो आर्मी चीफ की वो नोटिफिकेशन का मामला फंसा हुआ है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन होगा या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, डिफेंस फोर्सेस के चीफ की तैनाती का नोटिफिकेशन होगा। ये कौन सा नोटिफिकेशन होगा, होगा भी या नहीं होगा? फैसल वाडा तो कहते हैं जी कोई नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, निजाम ऐसे ही चलेगा। नोटिफिकेशन के देखें बगैर जी, निजाम चल जाएगा? देखें जी, नोटिफिकेशन की जरूरत है या नहीं है वो तो खैर दोनों सूरतों में ही बात कर सकते हैं, लेकिन ये मैं जानता हूँ, जिनका जो करने वाले हैं उनको मैं जानता हूँ। वो उन्होंने आज तक जो भी अख्तियार उनके पास आया है उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किए बगैर उस अख्तियार को एक्सरसाइज नहीं किया। इनके पास ट्रेड का अख्तियार हो, इनके पास कर्जों का अख्तियार हो, इनके पास नोटिफिकेशन का अख्तियार हो, ये इस वक्त भी मतलब इदारों की अपने अख्तियार को इदारों की तजलील और तहकीर के लिए इस्तेमाल करते हैं हमेशा। और ये इनकी रवायत भी है और अभी भी उसी रिवायत पे चल रहे हैं। मैं तो ये समझता हूं कि ये जो भी इस मामले में एम्बिगिटी तो रखनी नहीं चाहिए। देखिए, हमारी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज के अंदर हमें क्लैरिटी देनी चाहिए। हमने, अवाम ने और पाकिस्तान की फोर्सेस ने, जो कि लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने बहरहाल, तुमने तो कोई इज्जत नहीं दी जालिमो, हम तो तुम्हारे साथ रहे हैं, हमने तुम्हारी जमहूरियत को संभाला है, तुम्हारी जमहूरियत को हमने कंधे पे उठाया है। उसके नतीजे में तुमने हमें क्या दिया है? 28वीं और 26वीं आईनी तरमीम। आइन को तुमने जो है अपने डस्टबिन में डाल दिया फाड़ के। वजीर आजम साहब, आप लोगों ने अपने डस्टबिन में आइन डाल दिया। अब हमारे से आप वफादारी जमहूरियत की मांगे तो हम सॉरी, हम तो सोचेंगे कि यार आप जमहूरियत हैं या आप खुद आमरीत हैं। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में इन्हें कोई इस्तेकाक नहीं है कि ये इदारों को कमजोर करें या उनके बारे में एम्बिग्विटी पैदा करें या उनसे मुतल्लिक फैसलों को गैर जरूरी तौर पर डिले करें। इन्होंने मतलब वो कानूनी शैतान बिठाए हुए हैं जो कि मुख्तलिफ चीजों को घुमाते रहते हैं और वो इधर से इधर कर देते हैं, इधर से इधर कर देते हैं, रोज एक नया ड्रामा लगा देते हैं और टाइम को आखिरी हद तक ले जाते हैं। मतलब जैसे कोई फिल्म ना बन रही हो सस्पेंस थ्रिल वाली। यार मुल्क है, मुल्क में तो अमेरिका को जो है वो 5 साल पहले पता होता है कि जी 1 जनवरी को फलाने चार्ज लेना है। भाई आप क्यों नहीं चीजों को, अगर कर ही लिया है तो क्लियर करो, डोंट क्रिएट एम्बिग्विटीज। उसकी वजह से सिस्टम वीक होते हैं। ये सिस्टम्स को वीक करेंगे और खुद तो ये है ही नहीं किसी सिस्टम के, ये तो ठीक खुद तो वैसे ही मतलब उस पे ठेके पे आए हुए हैं। ठीक है। आखिर में बता दें सर, सीएम केपीके ने खत भी लिखा सीएम पंजाब को कि उनकी मुलाकात अदालती अहकाम होने के बावजूद उनके लीडर से नहीं करवाई जा रही। जुनैद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज ने भी यकीन दहानी करवाई थी सीएम केपीके को कि मुलाकात करवाएंगे। ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं कि मैं भी पूछ कर बताऊंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि मैं पूछ कर बताऊंगा। ये मुलाकात क्यों नहीं हो रही? वजह क्या है मुलाकात रोकने की? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि सीएम जो पंजाब है ना, उनके ऊपर मतलब मैं बहुत कम तनकीद करता हूँ। खवातीन पे मेरी अपनी तबीयत है, चलो वो आई हुई है अपनी, उनका एक ठीक है। माजी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन पे ऊपर 2-3 जिम्मेदारियां बनती हैं। एक तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि डॉक्टर साहबा जो कि कैंसर सर्वाइवर हैं और वो इस वक्त जेल में हैं, उनकी उसे चाहिए कि वो अपनी पर्सनल एश्योरेंस के ऊपर उनकी रिहाई को इंश्योर करें। दूसरी जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, बुशरा बीबी, मतलब यार आप कितने मर्जी ड्रामे लगा लें, जादू करा दें, सारे मुझे पता है तुम्हारे वालिद साहब क्या कराते थे, बीबी क्या कराती थी, हमारे दोस्त हैं सारे यार। चलो हम कमजोर लोग हैं, पीरों के पास हम जाते हैं, हम दुआएं हम करवाते हैं, तो हम इसी तरह के मुआशरे में बसते हैं। तो दूसरी तरफ बुशरा बीबी का जहां तक ताल्लुक है, वो एक मतलब बापर्दा खातून है और उनके बारे में तमाम लोगों की ये फीलिंग है कि उनको इस वक्त गैर जरूरी तौर पे मतलब बिहाइंड द बार्स रखना वो कोई अच्छी बात नहीं है। तीसरी बात है कि इमरान खान साहब की बहनें हैं, बुजुर्ग खवातीन है यार, उन बेचारों ने क्या कर लेना है तुम्हारा? उनको मतलब पुलिस जो है उठा के ले जा रही। जब मुझे याद है कुलसूम बीबी को जब गाड़ी उसकी हमारे लोगों ने उठा ली थी क्रेन से, तो क्या उसके नतीजे में रुसवाई मिली थी? उन्हीं लोगों को जिन्होंने उठाई थी, उनके साथ तुम क्या कर लोगे? उनमें से क्या क्या वो खूबियां? ये टाइम है कि मरियम बीबी जो है वो अपने आप को एक कम से कम एक लीडर तो साबित करें कि उन्होंने खवातीन के इशू के ऊपर एक स्टैंड लिया और उन्होंने तमाम जो माजी की रवायात थी उनको तोड़ते हुए आगे बढ़ी है, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि इस वक्त अगर उनकी
पार्टी जमहूरियत को नहीं संभाल पा रही, उनके चचा जमहूरियत को नहीं संभाल पा रहे, तो वो कम से कम इतनी जमहूरियत को तो कर देना कि वो एक दूसरे सूबे के सीएम की रिक्वेस्ट कोई काउंट फॉर कर लें। मतलब मैं ये कहता हूँ कि ये अखबारों की नहीं, बैनुल अक़वामी उनके लिए एक इज्जत और ताजीम बनेगी आइंदा के लिए। मैं देखो, मेरा इनके बारे में एक एक इनकी वालदा से को मैंने बहुत हमेशा स्टडी किया है, बहुत पढ़ी लिखी खातून थी। इनके बारे में, इनकी बहादुरी पे कोई शक नहीं है, ये बहुत बहादुर खातून है। लिहाजा इस वक्त इन्हें नौकरी के बजाय लीडरी करनी चाहिए, और लीडरी ये डिमांड करती है इनसे कि ये जो है ये फौरी तौर पे खवातीन को रिहा करवाएं, और जो सीएम की मुलाकातों का सिलसिला है उसको रेस्टोर कराएं। ये अख्तियार मैं बीबी को बताना चाहता हूं कि उनके पास ये अख्तियार है, वो ये करा सकते हैं। ठीक है सर, वो इख्तियारात की जहां बात है, उनकी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा जी हम कोई बदला बदला नहीं ले रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ये जो खुद करते रहे उनकी हरकतें उनका इंतकाम ले रही है। और दूसरी जानब सीएम केपीके का सर पासपोर्ट नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है। वो सीएम है एक सूबे के, वो कहीं फ्लाई नहीं कर सकते, वो कहीं जा नहीं सकते, अदालती अहकामात होने के बावजूद उनकी मुलाकात नहीं हो रही। तो ऐसे शॉर्टली कमेंट कर दिया, ऐसे कैसे निजाम चलेगा? देखें, ये तो ये आपकी, मैंने आपको बता दिया है, आपकी हुकूमत जो है उसने तय किया कि उन्होंने खर्च करनी करनी है इस मुल्क के अंदर, और उन्होंने इस मुल्क को ट्रैक पे नहीं आने देना। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को और अवाम को लड़ाना ही लड़ाना है। और चूंकि ये तासुर वो बनाने में कामयाब हो गए हैं कि दे आर बैक्ड बाय इस्टेब्लिशमेंट, वो अपने जिम्मे में हर रुसवाई लेने के लिए तैयार हैं। वो समझ, और बड़े तरीके से वो विद एन एंगल जो है वो इसको इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देते हैं। ये सारे काम उसी पर्पस के लिए वो कर रहे हैं। इससे इस्टेब्लिशमेंट को भी कोई फायदा नहीं हो रहा, किसी की मकबूलियत भी कम नहीं हो रही, मुल्क भी तरक्की नहीं कर रहा, मुल्क की इकोनॉमी भी खड़ी नहीं हो रही, सवाए इसके कि इनकी नौकरी जो है वो अभी चलती जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट इनका बोझ क्यों उठा रही है सर, अगर ये एस्टेब्लिशमेंट को गंदा कर रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट, देखिए मैं आपको बता दूं, सियासतदान से, मैं खुद सियासतदान हूं, हमारे से बड़ा ट्रेचरस जो होता है ना कोई नहीं होता। हमारे से ज्यादा शैतानी जहन जो होता है ना सियासतदान से ज्यादा, वो किसी का नहीं होता। उसमें कैपेसिटी होती है, मैं नेगेटिव टर्म में नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूं कि वो एक सिचुएशन क्रिएट करके वो अपने आप उसमें से निकाल सकता है। तो इस लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो सारा सिलसिला है इस वक्त, ये बहुत ही साइंटिफिकली ये अपने आप को इन्होंने सरवाइव करवाया हुआ है, बगैर वोटों के, बगैर किसी रियल फोर्स के, विदाउट पब्लिक सपोर्ट, और सबसे बड़ी बात है विदाउट परफॉर्मेंस। मतलब परफॉर्म भी नहीं कर रहे, इकोनॉमी भी नहीं चला रहे, जितनी दावे किए हुए हैं कोई दावा पूरा नहीं कर रहे, गवर्नेंस भी नहीं दे पा रहे, दहशतगर्दी के लिए भी बेचारे हमारे फौजी जवान जो है वो जाने दे रहे हैं, वो डिफेंस भी। भाई आप मुझे बता दें कि मार्का हक के बाद जितना पाकिस्तान को गुडविल मिली है उसका क्या चीज इन्होंने अवाम तक पहुंचाई? 1% का फायदा, 1 लीटर के पेट्रोल की कीमत में कोई कमी, कोई चीज जो इन्होंने अवाम के पास बारों बार जो है वो सारा दूध आया, क्रीम निकाली, दूध उधर किया, बीच में पानी मिलाया और अवाम के ऊपर छटका, तो उसको वो फवारे से थोड़ा थोड़ा छिड़क दी बात, तो वो भी खबरों के जरिए। तो अब ये सूरत हाल है, अब इसमें आप क्या करेंगे?